दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ राजीव हैं। राजीव का परिचय यह है कि वह चाइनीज भाषा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं केआर मंगलम में। वर्तमान में वहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे पहले इन्होंने ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। अपना एमए भी चाइनीज भाषा में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। एमफिल इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और आगे की पढ़ाई ये चाइना में भी कई सालों तक किए हैं। उसके बाद ये अभी फिलहाल केआर मंगलम में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर चाइनीज भाषा में पढ़ा रहे हैं। राजीव आज हमारे चैनल पर हमारे देखने वाले सभी दर्शकों को बताएंगे कि चाइनीज भाषा में क्या कैरियर है और चाइनीज भाषा कैसे पढ़ाई की जा सकती है, कैसे सीखा जा सकता है। तो स्वागत है राजीव आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद अजय। और आपके सामने कई सारे सवाल आएंगे राजीव, लेकिन सबसे पहले आपका परिचय बनता है ताकि हमारे देखने वालों को यह पता लग जाए कि आप कहां से हैं और पहली आकर्षण आपके अंदर जो चाइनीज के प्रति जागी वो कैसे जागी और कैसे आप चाइनीज भाषा में इतना आगे पढ़ाई किए और आज खुद आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो कृपया अपना परिचय दें। मेरा जन्म नालंदा में हुआ है, तो वहाँ बहुत सारे विदेशी लोग आते जाते रहते थे, तो ऐसा विदेशी भाषा विदेशी लोगों से एक जुड़ाव तो था ही। परंतु चाइनीज भाषा से मेरा जुड़ना कुछ ऐसा कुछ प्लान करके नहीं हुआ। मैं बीएचयू आया था। बीएचयू मेरे सपनों का यूनिवर्सिटी था है। तो मुझे आईएएस बनना था और मैं मैथ स्टैट और ज्योग्राफी लेने आया था, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे थे। परंतु मेरी 12th तक की पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं थी। बहुत नॉर्मल सी रीजन थी जो बिहार में होता है, सब्जेक्ट का चुनाव पेरेंट्स स्टूडेंट के जो अलग अलग नजरिए होते हैं। तो मैं वैसे ही कॉमर्स पढ़ना चाहता था। मैं 9th से ही कॉमर्स पढ़ने की तैयारी कर रहा था और मेरे पिताजी हर एक आदर्श पिता की तरह चाहते थे कि मैं मैथ पढूं, तो मुझे मैथ लेना पड़ा। परंतु मेरी 12th की पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि ज्यादातर समय इस झगड़े में ही गुजर गया, 1-1.5 साल। तो बहुत अच्छी कोचिंग नहीं हुई, तो आगे करियर कुछ और करना था। तो बीएचयू में मेरा लकीली एडमिशन हो गया और वहाँ मैं मैथ स्टैट और ज्योग्राफी इस 3 कॉम्बिनेशन के साथ गया था। परंतु ऐसे मजाक मजाक में ही थोड़ा एक प्रोफेसर से ऐसे बात हुई। उन्होंने कहा कि भाई तुम मैथ क्यों पढ़ना चाहते हो? मैंने बोला इसलिए क्योंकि सबसे कठिन होता है। क्योंकि उस समय इतना ज्यादा सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, मस्ती की ज्यादा पड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा तो फिर तुम चाइनीज ले लो, मैथ में आधे लोग फेल होते हैं, चाइनीज में पूरा बैच ही बैच फेल हो जाता है। तो मैंने ऐसे ही एक चाइनीज ले लिया। लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये चीज था मेरे दिमाग में कि क्योंकि आईएएस बनना है तो तैयारी करना है, तैयारी करना है तो पैसा चाहिए। अगर घर वाले पैसे नहीं देते हैं तो चाइनीज लैंग्वेज एक फॉरेन लैंग्वेज मेरे लिए एक सपोर्ट होगा। तो मैंने लेकिन कुछ सोचा नहीं था कि हाँ इसके आगे क्या होगा नहीं होगा। इतना पता था कि चाइना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है और फ्यूचर में और भी होने वाला है। ये मैं 18 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मुझे ये पता था कि चीन से संबंध चाहे अच्छे हों या अच्छे नहीं हों, दोनों में मेरा करियर तो ठीक है। आई मीन आई वोंट स्टार्व। जी। तो अब आपके पिताजी मतलब कि खुश हैं आपके इस चुनाव से, मतलब कि भाई आप चाहते थे कि मैथ्स ले, हम उससे भी टफ सब्जेक्ट ले चुके हैं तो, और हमने प्रूव भी किया है और उस सब्जेक्ट में पढ़ा भी रहे हैं, एक अच्छी जगह अच्छे ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहाँ पे काफी बच्चे हैं। तो और आप नालंदा से भी हैं। नालंदा आपको मैं बता दूं देखने वालों को कि नालंदा ज्ञान की स्थली है। विक्रमशिला और नालंदा और तक्षशिला ये कुछ नाम है जो कि प्राचीन काल से ही ज्ञान के स्रोत है, जहां विदेशी लोग भी आते थे और देश से भी बड़े बड़े विद्वान वहां पढ़ाते थे। तो आप ऐसे जगह से राजीव हैं, नालंदा से हैं। तो अब आपके पिताजी का क्या आपके बारे में राय है? मेरे पिताजी की राय मेरे बारे में काफी लेट बदली। हम्म। मैं ग्रेजुएशन में भी बीएचयू में टॉपर रहा। मुझे बीएचयू गोल्ड मेडल मिला। फिर मैं चाइना गया, बीएचयू में रहते हुए चाइना गया, फिर उसके बाद भी चाइना गया। परंतु मेरे पिताजी को कुछ खास मेरे प्रति ऐसा कोई अचीवमेंट जैसा नहीं। उनको बस ऐसा लगता था कि चलो कुछ हो गया। क्योंकि कभी मेरे चेहरे से सीरियसनेस या सिंसियरिटी कभी ऐसा झलकता नहीं था। मैं एक मस्ती करने वाला इंसान था, तो उनको यही लगता था कि तुक्के से हो गया या अच्छी जगह चला गया तो इसका हो गया।
परंतु उनको गर्व हुआ 2018 में, जब मेरी पहली टीचिंग प्रोफेशनली टीचिंग मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में। तब से उनको लगने लगा, पहले तो मैं ये बता दूं ऑन अ लाइटर नोट कि उनको 6-7 महीने तो विश्वास ही नहीं हुआ। मेरे गांव वालों को तो 1 आध साल तक विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग समझते थे कि ये तो ऐसे ही है, मतलब कुछ ना कुछ करते रहता है। और मुझे भी भरोसा नहीं हुआ, ये मैं भगवान की कृपा ही मानूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे मेरा एज ए गेस्ट फैकल्टी हुआ, और उसके बाद से उन्हें बहुत गर्व महसूस होने लग गया। जी। अच्छा, आपको कोई अवार्ड भी मिला? इससे पहले कि हम चाइनीज भाषा पे आए, कुछ पर्सनल आपसे बात कर लेते हैं, बाद में हम लोग सार्वजनिक बातें करेंगे जो सबको फायदा पहुंचेगी। आपको कुछ अवार्ड भी मिला हुआ है चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से इस भाषा के लिए काम करने के लिए, वो कौन सा अवार्ड है, क्या आप बताएंगे आप? अजय, एक अवार्ड मुझे बहुत पहले मिला था अपने यूनिवर्सिटी टाइम पे। तो मैं पहला स्टूडेंट था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्टर ऑफ एचआरडी से स्कॉलरशिप मिला था फॉर डॉक्टरेट, पीएचडी के लिए चाइना में, चाइनीज स्टडीज फील्ड से। तो वो बहुत ही गर्व का विषय था, क्योंकि मुझसे पहले कभी किसी को मिला नहीं था, और जब मैं अप्लाई करता था तो किसी को लगता नहीं था कि मुझे मिल भी सकता है। तो एक तो वो था, और एक मुझे अभी अभी कुछ समय पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय चीन की तरफ से मुझे एक रिकॉग्निशन और एक पुरस्कार भी छोटा सा मिला, जो मुझे चीनी भाषा पढ़ाने के लिए मिला है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मुझे ये 2 चीजों के लिए मिला है, जिसमें एक में मेरे विद्यार्थियों का योगदान है। तो ये मुझे एज ए शिक्षक बहुत ही ज्यादा गर्व का एहसास होता है कि मेरे विद्यार्थी भी अच्छा कर रहे हैं, और उनकी वजह से मुझे एक चाइना ब्रिज कंपटीशन होता है जो इंटरनेशनल कंपटीशन है, उसमें मेरे विद्यार्थी जो डीयू और केआर मंगलम दोनों के विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया, उसके लिए मिला है। तो कुल मिलाकर एक अगर कहा जाए तो एक सफल जो छात्र होता है उसका करियर आप में है। एक गोल्ड मेडलिस्ट भी आप रह चुके हैं, अवार्ड भी ले चुके हैं, आप खुद अच्छे यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहे हैं। तो चलिए अब हम इससे पहले कि अगले सवाल पे आए, जो कि जरूरी सवाल है, आप आर्ट ऑफ लिविंग में बतौर शिक्षक भी ट्रेन करते हैं लोगों को, तो ये टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? मतलब इतना बिजी शेड्यूल में एक भाषा के लिए काम करना, साथ में आर्ट ऑफ लिविंग जैसा सीरियस कोर्स में भी समय देना, कैसे मुमकिन हो पाता है? अजय, इसमें मैं बहुत बड़ा श्रेय दूंगा चाइना को, क्योंकि इंडिया में जब तक मैं था, चीन जाने से पहले, तब तक मुझे मतलब एक जो हर विद्यार्थी का होता है, खास करके जो पिछड़े हुए इलाकों से आते हैं, बिहार यूपी के स्टूडेंट्स, तो एक नॉर्मल रूटीन होता है, उसी तरह का जीवन मेरा था। परंतु मैं चाइना में गया तो 2 चीजें मैंने वहां पे सीखी। एक तो टाइम को वैल्यू करना, और टाइम पे काम खत्म करना, काम और समय दोनों को वैल्यू करना। तो इनफैक्ट आर्ट ऑफ लिविंग टीचिंग भी वहीं से शुरू हुई, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं एक एकेडमिशियन हूँ, तो मैं कुछ और में मुझे हाथ नहीं डालना चाहिए। हालांकि जाने अनजाने में बहुत सारी चीजों में हाथ डाल देता था, क्योंकि अच्छा लगता था। तो वहीं से, क्योंकि मैं जब वहां गया और वहां मैंने योग, ध्यान और आर्ट ऑफ लिविंग, सुदर्शन क्रिया का इतना ज्यादा देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, अगर मैं एक शिक्षक के रूप में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और शुरू शुरू में तो ये एक एक्सपेरिमेंट जैसा था, एक मतलब कोई ऐसा सोची समझी चीज नहीं थी। परंतु जब उससे बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, तो मुझे लगा कि ये एक तो जिम्मेदारी जैसी चीज हो गई। और वहां से मतलब ये एक साथ चला है मेरे साथ। चीन में भी मैंने बहुत सारे युवाओं को सिखाया, और उसके बाद जब मैं भारत आया तो वो साथ साथ चलता रहा। जी राजीव, अब हम आते हैं अपने मौलिक सवाल जिसके लिए हम लोग बैठे हैं, जिससे गाइडलाइन मिलेगा लोगों को। हालांकि आपकी सारी बातें कहीं ना कहीं प्रेरणादायक है, तो प्रेरणा के रूप में तो काम करेगा, लेकिन प्रेरणा कई बार अधूरा होता है जब वो व्यवहारिकता से नहीं जुड़ता है। अब ये बताइए कि किसी बच्चे को अगर इंटरेस्ट है फॉरेन भाषा में या चाइनीज सीखने में, तो सबसे पहले उसे यह लगेगा कि वह चाइनीज ही क्यों सीखे। तमाम भाषाएं अलग अलग हैं, बहुत सारी विदेशी भाषाएं हैं, और भी रोजगार के कई अवसर हैं। अब चाइनीज का क्या इंपॉर्टेंस होता है आगे फ्यूचर के लिए, या रोजगार के लिए, या प्लेसमेंट के लिए? कितना अपॉर्चुनिटी है चाइनीज भाषा में, क्यों पढ़ना चाहिए चाइनीज, ये थोड़ा बताएं। अजय, वर्तमान में तो चाइनीज लैंग्वेज जो है वो दुनिया की सबसे ज्यादा नौकरी देने के हिसाब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाषा है। इसका 2 मुख्य कारण है। एक तो चीन अपने आप में करीब 1.5 अरब लोगों की आबादी है वहाँ,
तो वो अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है। यदि आप अपने यहाँ कुछ बनाते हैं तो वो सबसे बड़ा खरीदार है, या यूं कहें संभावित खरीदार है। दूसरा, चीन खुद अपने आप में इतना बड़ा मैन्युफैक्चर है कि पूरी दुनिया उसकी खरीदार है, और भारत तकरीबन 1.3 बिलियन लोगों का देश है, जो बहुत बड़ा एक बाजार है। तो एक तो ये जो एक थियोरेटिकल रीजन तो ये है, और प्रैक्टिकल रीजन ये है कि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और तकरीबन 1.14 बिलियन का ट्रेड है दोनों देशों के बीच में। तो उतनी ज्यादा कंपनियां, उतना ज्यादा आने वाले लोग, और उससे ज्यादा भारत की जो आध्यात्मिक एक पहचान है चीन में, उसकी वजह से बहुत सारे आने वाले पिलग्रिमेज जो बुद्धिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे चीन के लोग जो भारत को एक सभ्यता के रूप में जानते हैं, वैसे आने वाले लोग, ये सब मिला के बहुत बड़ा रोजगार सृजन करते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि चीनी लोग राष्ट्रवादी होते हैं, तो वो विदेशी भाषा नहीं सीखते। यदि उनको आता भी है तो वो सारे काम अपनी ही भाषा में करते हैं। तो इसलिए चीनी भाषा सीखना एक रोजगार का बहुत ही अच्छा अवसर देता है। जी, आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए किसी ने ठान लिया है कि उसे चीनी भाषा लेना है और अपना रोजगार उसी में बनाना है, अपना कैरियर उसी में देखना है, अब वह कब पढ़ाई शुरू कर सकता है? चीनी भाषा सीखने की जो शुरुआत है वो कब से कर सकता है? कोई कॉलेज में हो, ग्रेजुएशन के स्तर पर, एमए के स्तर पर, या फिर इंटर के स्तर पर, या उससे भी पहले स्कूल के लेवल पर? कब से वो सीखे तो एक अच्छा खासा जानकार हो जाएगा? और इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि क्या लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना यानी सुनना, ये सब आना चाहिए, या एक विधा भी आ जाए, मतलब लिखना आ जाए या बोलना आ जाए या पढ़ना आ जाए तो काम चल सकता है? जी राजीव। अजय, जैसा कि आपने बताया कि किसी भी भाषा में 4 विधाएं होती है, और सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की जितनी भी थियरीज है वो ये कहती है कि जितनी जल्दी आप भाषा सीखना शुरू करते हैं उतना अच्छा है। परंतु भारत में खास करके जिस तरह की परिस्थितियों से हम आते हैं, हमारे यहाँ ये सब चीजें इतने बचपन में पता भी नहीं होती, कुछ लिमिटेड करियर से इसके बारे में पता होता है। तो कभी भी सीखना शुरू कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है विदेशी भाषा के विषय में। दूसरी बात यह है कि चीनी भाषा में लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनना, ये चारों अलग अलग तरह की विधा है। ये आवश्यक नहीं है कि आप बहुत अच्छा बोलते हो तो आप श्रोता भी बहुत अच्छे हैं। कहने का मतलब कि आपको एक्सेंट भी सारी समझ में आती है। तो सब विधाएं अलग अलग हैं, परंतु उससे भी अच्छी बात एक ये है कि यदि आपको 1-2 विधा भी आती है, यदि आप केवल बोलते भी हैं, आपको अक्षर ज्ञान नहीं भी है लिखने का, तब भी आपका करियर उसमें सुरक्षित है। और ये चारों विधाओं के साथ है। यदि आप बोलना नहीं भी जानते हैं, आप लिखते हैं, तब भी आपके एक ट्रांसलेटर के रूप में, एक एम्प्लॉय के रूप में आपका करियर सुरक्षित है। जी, ये ठीक उसी प्रकार है। मैं अपने देखने वाले को बता दूं कि जैसे आप इंग्लिश अच्छा बोल लेते हैं तो अलग टाइप का जॉब हो सकता है, आप लिखने के लिए तो कंटेंट राइटर हो जाते हैं, है ना? और अच्छा बोलते हैं तो आप पत्रकार भी हो सकते हैं, रिपोर्टर हो सकते हैं, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक विधा भी जानते हैं तो आपको अच्छा खासा रोजगार या अच्छी खासी संभावनाएं आप तैयार कर लेते हैं। अब ये बताइए कि अगर कोई ग्रेजुएशन के लेवल पे शुरू करना चाहता है चाइनीज पढ़ना, तो कुल मिलाकर कितना समय उसे लग सकता है कि एक रोजगार परक या रोजगार के स्तर तक वह शिक्षा प्राप्त कर ले? कितना समय लग सकता है? और ग्रेजुएशन के स्तर पर अगर वो शुरू करना चाहता है तो कहाँ कहाँ से वह कर सकता है? जी राजीव। बिल्कुल सही कहा आपने। ग्रेजुएशन के स्तर पर ही ज्यादातर भारत में लोग चीनी भाषा सीखते हैं, या तो ग्रेजुएशन के स्तर पे या उसके बाद। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स 12th पास करने के बाद अपना चाइनीज में करियर शुरू करते हैं। और जैसा आपने कहा, कोई करियर शुरू करने के लिए, कोई भी जॉब शुरू करने के लिए, तो जो प्राइमरी लेवल पे जॉब मिलता है चाइनीज भाषा से या किसी भी विदेशी भाषा से, वो जुड़ा होता है टूरिज्म से। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल्स, इन सब में जॉब सबसे पहले मिलता है। तो उतना के लिए 6 महीने, साल भर, यदि बहुत मेहनती विद्यार्थी है तो 6 महीने में भी नौकरी मिल जाती है। अन्यथा साल भर के बाद दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। आप जितना ज्यादा अपना पोटेंशियल बनाते हैं और मार्केट में जितनी समझ होती है, क्योंकि इन सब रोजगार में आपको केवल भाषाई ज्ञान नहीं होना है, व्यवहारिक ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है।
तो 6 महीने से 1 साल तक में हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति इंडस्ट्री के लिए तैयार हो जाता है। परंतु अन्य नौकरियों के लिए जैसे ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, टीचिंग जॉब्स या गवर्नमेंट जॉब्स, उसके लिए थोड़ा लंबा समय, तकरीबन 2-3 साल के बाद ही शुरू करना अच्छा होता है। जी, और अगर कुछ प्रमुख इंस्टीट्यूशन या कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में भी आप बताएं जहां से कोई पढ़ाई कर सकता है। सरकारी संस्थानों में JNU, BHU, शांति निकेतन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं। IFLU, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, आई थिंक उसका नाम अब चेंज हो गया, हैदराबाद। तो ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जहां विदेशी भाषा के रूप में चीनी भाषा पढ़ाई जाती है। बहुत ज्यादा विश्वविद्यालय ऐसे नहीं हैं जहां पे ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों हो। ज्यादातर विश्वविद्यालयों में डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, 2 ईयर डिप्लोमा जैसे कोर्सेस रन हो रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जहां मैं पढ़ा रहा हूँ, KR मंगलम विश्वविद्यालय, यहाँ पे ग्रेजुएशन है, 3 ईयर ग्रेजुएशन। और इसके अलावा मेरी जानकारी में कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां 3 ईयर ग्रेजुएशन हो चाइनीज में। परंतु डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा बहुत सारे, करीब 10 से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में है। और भारत में विदेशी भाषा बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत सारे नए नए विश्वविद्यालय जैसे नव नालंदा महाविद्यालय। जी राजीव, आपकी आवाज थोड़ी रुक गई थी बीच में। और कई सारे ऐप भी हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं जहां से लोग सीख सकते हैं, है ना? मतलब भाषा हाँ। अगर ग्रेजुएशन आप दूसरे सब्जेक्ट से हैं, मान लीजिए कि आप हिंदी से हैं, अंग्रेजी से हैं, तो आप कई सारे ऐप, कई सारे प्लेटफॉर्म से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा एम्बेसी वगैरह से भी मुझे लगता है कि सिखाया जाता होगा। चाइनीज एम्बेसी वगैरह में भी कोर्स होते हैं जो दिल्ली में है, या चाइनीज का अगर दूतावास कलकत्ता में है उसका ऑफिस, तो वहां भी इस तरह से पता करने की चीज है। मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इस तरह से होता है क्योंकि मैंने इंग्लिश के बारे में देखा है कि इंग्लिश का जो एम्बेसी है वो सिखाता है इस तरह से। जी, कुछ ऐसे संस्थान हैं, दिल्ली में तो हैं, मुझे निश्चित रूप से पता है, जो चीनी भाषा सिखाते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे शहरों में है, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, क्योंकि बहुत सारे शहरों में लोग सीखना चाहते हैं। एम्बेसी, चाइनीज एम्बेसी कुछ अपॉर्चुनिटीज तो देती है, कोई ऐसा परमानेंट शिक्षण संस्थान वहां नहीं है, लेकिन बीच बीच में वो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज देते रहते हैं। एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे आपने कहा, उसने एक बहुत बड़ा दरवाजा दुनिया में सीखने और सिखाने का खोल दिया है। तो चीनी भाषा भी इससे बिल्कुल भी अछूता नहीं है। जी, अच्छा राजीव, आप ये बताएं कि ग्रेजुएशन में बच्चा सीख सकता है चाइनीज, इधर सीख सकता है, लेकिन एक जो फी होता है, यानी कि कितने पैसे बच्चों को खर्च करना पड़ेगा अगर चाइनीज सीखना चाहता है तो? सरकारी संस्थानों में तो वही सामान्य फी है जो किसी और भाषा के लिए लगता है। जैसे कि BHU में मुझे याद है कि वहाँ फी डिप्लोमा कोर्स के लिए कुछ 40-45 रुपए हुआ करता था। अभी बढ़ा भी होगा तब भी 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। और ऐसा ही हर विश्वविद्यालय में है, जहाँ पे कि जो फी आप हिंदी या अंग्रेजी पढ़ने के लिए खर्च करते हैं वही आप चीनी भाषा के लिए करते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जैसे कि वहाँ हर सब्जेक्ट के लिए, हर भाषा के लिए थोड़ी सी फी अधिक है, तो लेकिन वो भी सामान्य ही फी है। जैसे कि मेरे विश्वविद्यालय में जो पैसे आप हिस्ट्री पढ़ने के लिए खर्च करते हैं उतने ही पैसे आप चीनी भाषा पढ़ने के लिए खर्च करते हैं। तो एक बहुत अलग से कोई ऐसा फी स्ट्रक्चर तो नहीं है। परंतु प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि कोई कोचिंग सेंटर है या प्राइवेट ट्यूशंस आप लेते हैं, तो वहाँ अवश्य मार्केट के हिसाब से फी तय होती है। जी, तो ये तो फी की बात हो गई। अब अगर कोई डिग्री ले ले या डिप्लोमा ले ले, अब उसके कैरियर के जो रास्ते हैं वो किस किन क्षेत्रों में खुलते हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा, सबसे पहले तो हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, होटल्स, वहां पे सबसे जल्दी रास्ते खुलते हैं क्योंकि आपको बहुत अधिक स्किल की आवश्यकता नहीं होती। और ज्यादातर लोग रोजगार की तलाश में इसी फील्ड में आते हैं क्योंकि वो थोड़े से जरूरतमंद किस्म के लोग होते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी पढ़ाई करके और मार्केट में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो इन्हीं क्षेत्रों में खुलती है। और ये एक बहुत बड़ा एरिया भी है। भारत टूरिज्म में बहुत बड़ा स्थान रखता है दुनिया में, और खास करके बुद्ध धर्म के लिए तो एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज है भारत।
तो वो एक बहुत बड़ा फील्ड है। होटल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा फील्ड है। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज एक सबसे बड़ा एरिया मेरा ख्याल है टूरिज्म के बाद जो नौकरियां प्रदान करता है, क्योंकि चीन और भारत के बीच में व्यापार संबंध बहुत अच्छे हैं। चीन की बहुत सारी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। आई थिंक एफडीआई में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर विदेशी किसी देश का है भारत में तो वो चीन का है, और भारतीय चीनी सामान के सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं। तो ये दूसरा फील्ड है। इसके अलावा जितने फील्ड हैं वो थोड़े छोटे छोटे फील्ड हैं, जैसे कि सरकारी क्षेत्र में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, RAW, NTRO, ये सब भी नौकरियां ऑफर करती हैं, वो भी कम है। एक और उभरता हुआ फील्ड जो खुला है पिछले 10-20 सालों में, वो है भारत का फिल्म उद्योग और टेलीविजन इंडस्ट्री की चीन में लोकप्रियता। जब ये दोनों बढ़ा है तो बहुत ज्यादा भारतीय इंडियन कंटेंट जिसको हम बोलते हैं वो चाइना में दिखाया जाता है। तो उसमें ट्रांसलेशन के लिए, डबिंग के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दुनिया में मेरा ख्याल है नंबर 1 है। सबसे ज्यादा तो इसमें भी जी, तो ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण फील्ड है। ये तो बहुत अच्छा से आपने बताया, फील्ड भी, एलिजिबिलिटी भी। अच्छा, एक और जो प्रश्न है कि क्या अगर ग्रेजुएशन में किसी को लेना या एमए के स्तर पर किसी को पढ़ाई करना है तो कोई एलिजिबिलिटी फैक्टर है कि उसे ग्रेजुएट चाइनीज में ही होना चाहिए? एमए के स्तर पे चीनी भाषा शुरू करना बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि जो एमए के स्तर पे भारत में कंटेंट पढ़ाया जाता है वो बहुत ही कठिन होता है, और उसमें ज्यादातर विश्वविद्यालयों में भारत में आधुनिक चीनी साहित्य है, मॉडर्न चाइनीज लिटरेचर। और जैसा कि आप जानते हैं कि लिटरेचर पढ़ना इतना आसान नहीं होता। भाषा की ऑलरेडी आप में आपका एक लेवल होना चाहिए। तो एमए के स्तर पे डायरेक्ट एंट्री तो नहीं हो सकती है, परंतु हाँ, एमए के स्तर पे भारत चीन संबंध कुछ इस तरह के इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एंट्री हो सकती है, जिसमें आप अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई करें और साथ में आप चीनी भाषा थोड़ा बहुत आप जानते हो। परंतु अदरवाइज ये ग्रेजुएशन लेवल पे ही शुरू करना, अगर आप डिग्री प्रोग्राम करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पे ही शुरू करना सही होता है। जी। अब अगर कोई बच्चा कर लेता है या करना चाहता है तो आगे आने वाले जो जॉब है उसे ग्रेजुएशन के स्तर पर ऑफर की जाएंगे या एमए करने के बाद ऑफर होगा, और वह जॉब का जो पैकेज होगा वो कितने से स्टार्ट होगा, ये भी थोड़ा। जॉब्स तो जैसा मैंने आपको कहा कि 6 महीने साल भर जब आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आप उसके लिए कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाते हैं। आप मार्केट में ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। जी। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइज्ड भी है, आप सीवी भेजते हैं, आप इंटरव्यू देते हैं, वो भी एक बड़ा क्षेत्र है। लेकिन बहुत बड़ा, उससे ज्यादा बड़ा क्षेत्र मेरा ख्याल है ऐसा है कि जिसमें आप किसी को जानते हो, वो आपको रेफर कर दें। क्योंकि चीन भारत की ही तरह का एक समाज है, तो वो लोग भी उन लोगों को नौकरी में रखना पसंद करते हैं जिसको कोई जानता। तो ये कवायद शुरू हो जाती है पढ़ाई के 6 महीने बाद ही। आप टीचर के थ्रू जानते हैं, कुछ दोस्तों के थ्रू जानते हैं, सीनियर्स के थ्रू जानते हैं, तो शुरू तो वहीं से हो जाती है। परंतु जिस तरह की नौकरी आप चाहते हैं उतना समय आपको लेना पड़ता है। अगर कोई विद्यार्थी 1 साल बाद काम करना शुरू कर देता है तो चीनी भाषा में ल्यूक्रेटिव ऑफ मनी बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से पैसे आने शुरू होते हैं, और फिर मेहनत करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि चीनी भाषा एक अलग तरह की भाषा है, दुनिया की कठिनतम भाषाओं में से एक है। तो इसलिए ये इसको मेहनत भी थोड़ा अधिक चाहिए होता है। परंतु जब आप काम करना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक अर्ली स्टेज पे बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टूरिज्म वगैरह में तो जल्दी शुरू कर सकते हैं, 6 महीने साल भर में शुरू करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हुए भी यदि आर्थिक रूप से कमजोर है या उनकी रुचि है तो वो कमाना शुरू कर देते हैं। परंतु ज्यादातर विद्यार्थी ग्रेजुएशन के बाद जब कंपनी में काम करना शुरू करते हैं तो वो ग्रेजुएशन के बाद शुरू करते हैं। उससे भी जो ज्यादा थोड़े और मेच्योर होते हैं या जिनको किसी पर्टिकुलर तरह की नौकरी की तलाश होती है, वो मास्टर्स के बाद शुरू करते हैं। और जो टीचिंग में जाना चाहते हैं वो भी मास्टर्स के बाद शुरू करते हैं और फिर पीएचडी करने के दौरान या पीएचडी के बाद फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। जी राजीव, तो ये तो हो गई कि कब से, और ये पैकेज कितना, एक मिनिमम पैकेज पा सकता है विद्यार्थी? चाइनीज अभी तो थोड़ा, जैसे कोविड
पिछले 2-3 सालों से है, तो मार्केट थोड़ा डाउन हुआ है, परंतु फिर भी चाइनीज लैंग्वेज एक दूसरे भाषाओं से अधिक या दूसरे अन्य रोजगारों से अधिक अपॉर्चुनिटी देता है। एक शुरू शुरू करने वाले व्यक्ति को भी एक दिन का 1000, 1500, 2000 या महीने का 30,000, 40,000 वहां से शुरुआत हो जाती है। तो पैसों के मामले में आप कहेंगे कि ये अच्छा है कि इस मामले में। और एक और बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि आपको चीनी भाषा आती है तो आपको अंग्रेजी आना हो ऐसा आवश्यक नहीं है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी और चीनी, जिनकी पकड़ हिंदी पे है और चीनी पे है, अंग्रेजी कुछ खास नहीं जानते हैं, एक सामान्य भारतीय की तरह जानते हैं, तब भी उनको इस तरह का पैकेज मिल सकता है, मिल जाता है। जी, तो 1 या 1,500 तो आसानी से महीने के मतलब 50-60 हजार तो वो बना ही सकता है अगर चाहे तो, अगर 1,500 है, 2,000 है। जी, जिनको एक दिन का 2,000, 3,000 या 1,500 मिलता है, उनको महीने भर काम मिले ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग ये शॉर्ट टर्म वर्क होता है कि 4 दिन का काम है। जैसे मशीन इंस्टॉल करवाना है, किसी कंपनी ने सामान खरीद लिया है चीन से, अब उसको इंस्टॉल करवाना है, तो इंजीनियर अगर चीन से आया है तो उसको 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए इंटरप्रेटर चाहिए होता है, तो दिन के हिसाब से पैसे वही पे करते हैं। परंतु अगर लॉन्ग टर्म वर्क है, अगर चीनी को यहाँ रह रहा है और लॉन्ग टर्म उसको एम्प्लॉय चाहिए या कोई चाइनीज कंपनी में एम्प्लॉय चाहिए ईमेल एक्सचेंज के लिए, तब फिर वो मंथली पैकेज बनता है लगभग 30-40 हजार का। अच्छा, यानी कि जॉब की कमी नहीं है, लेकिन वो फिर आपके एक्सपीरियंस और आपकी जानकारी और आप कितने दिन से काम कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। जी बिल्कुल। अब ये बताइए कि अगर कोई आपके जैसा शिक्षक बनना चाहता हो तो फिर उसके लिए उसे क्या करना होगा चाइनीज से, अगर शिक्षक, इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी है? शिक्षा के क्षेत्र में भी अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा अभी क्योंकि कोविड आया है, तो एक जिस तरह नौकरियां थोड़ी कम हुई है, उस तरह टूरिज्म वगैरह के लिए स्टूडेंट्स भी आने थोड़े कम हुए हैं। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में भी अपॉर्चुनिटी तो है। जैसे कि मैं पिछले तकरीबन 10 सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि चाइनीज टीचिंग कोचिंग दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में, छोटे छोटे शहरों में जैसे पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस जैसे शहरों में, या साउथ इंडिया में भी हैदराबाद, बेंगलोर तो बड़े शहर हो गए, मगर विजयवाड़ा जैसी जगह में भी आपको को चाइनीज के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिल जाते हैं। और अभी कोविड में एक अच्छी चीज हुई है कि ऑनलाइन टीचिंग, तो बहुत सारे चाइनीज लोग भी हैं जो ऑनलाइन कुछ ना कुछ वीडियोस डालते रहते हैं या पढ़ाते रहते हैं। तो अब तो एक तो टीचिंग वहां से शुरू हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो आप एक प्राइवेट ट्यूटर की तरह या प्राइवेट कोचिंग संस्थान में पढ़ाना शुरू करते हैं, तो वो तो अब 2-3 साल की पढ़ाई के बाद आप शुरू कर सकते हैं, जब आपको आपकी थोड़ा उस पर पकड़ बन जाती है भाषा। परंतु किसी विश्वविद्यालय में या इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए कम से कम मास्टर करना आवश्यक होता है, क्योंकि मास्टर्स जब आप कर लेते हैं तो एलिमेंट्री लेवल की चाइनीज आप पढ़ा सकते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, यदि जेएनयू जैसी संस्थान से, बीएचयू जैसी संस्थान से पढ़े हुए हैं, तो वो थोड़ा उससे भी मीडियम लेवल का, इंटरमीडिएट लेवल जिसको हम बोलते हैं, वहां तक की भी चाइनीज पढ़ा लेते हैं। परंतु ऑफ कोर्स मास्टर्स को पढ़ाने के लिए आपका पीएचडी होना बहुत अच्छा होता है। जी राजीव, अब ये बताइए कि चाइनीज अगर कोई पढ़ रहा है तो क्या भारत में उसके लिए अपॉर्चुनिटीज होगी या भारत से बाहर विदेशों में भी? और जैसे कि आपने खुद कई बार चर्चा में बताया कि केवल चाइनीज चाइना का ही नहीं, और भी कई देशों में बोला जाता है, वहां भी कैरियर है, तो क्या भारत से बाहर भी कैरियर की संभावनाएं हैं? जी, चीनी भाषा में भारत से बाहर भी बहुत एक संभावना का बड़ा क्षेत्र खुलता है। जैसे मेरे अपने अनुभव में 1-2-3 बार मुझे भारत से बाहर भी नौकरी करने के ऑफर्स मिले थे। तो क्योंकि होता ये है कि चीन का इन्वेस्टमेंट लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड में है, और कोई भी भारतीय हो वो एक कम से कम साउथ एशियन कंट्रीज के लिए एक एसेट बन जाता है किसी भी कंपनी के लिए। तो वहां तो एक बड़ा क्षेत्र खुलता ही है। चीन में भी बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो नौकरी करते हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो चीनी कंपनियों में नौकरी करते हैं। कुछ भारतीय ऐसे भी हैं जो लैटिन अमेरिका में भी नौकरी करते हैं। तो चीनी कंपनी की आवश्यकता के अनुसार संभावना तो रहती है, परंतु जो एक नैरेटिव है, एक जो
एक तरह का जो काम चलता आ रहा है वो ये है कि भारत में आपको नौकरी मिलने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स चाइनीज कंपनीज होती है और उनके लिए इंडिया एक बड़ा मार्केट है। तो वो आपको एक एसेट के रूप में देखती है इंडिया में। जी राजीव, तो ये तो आपने बता दिया बड़ा अच्छा से, भारत में भी और भारत से बाहर भी क्या रोजगार की संभावनाएं हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है। अब आप जैसे खुद जापानीज जानते हैं और जापानीज भी आपने पढ़ाई कर रखी है, तो क्या कोई आदमी अगर चाइनीज सीख रहा है तो दूसरे भाषा को सीखना उसके लिए, मतलब जाहिर सी तौर पर नॉलेज के लेवल पे अच्छा है, लेकिन क्या रोजगार में भी फायदा मिलता है इसका? रोजगार में फायदा श्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन मिल सकता है। और यदि उस व्यक्ति में इस तरह की रुचि हो तो उसको और भी अधिक मिल सकता है। जैसे मैंने जापानीज भाषा की पढ़ाई सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि जो भी विद्यार्थी बीएचयू में चीनी भाषा पढ़ते थे वो किसी और सब्जेक्ट में जब डिप्लोमा लेते थे तो फेल कर जाते थे। तो मेरे जूनियर्स फेल कर गए थे, मेरे सीनियर्स फेल कर गए थे, मेरे बैचमेट्स में किसी और में इतनी हिम्मत नहीं थी। तो मैंने इसको एज एक मजाक के रूप में, एक अपने आप को चैलेंज करने के रूप में लिया था। और मेरे साथ अच्छी बात यह रही कि जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय आया तो वहां मैं ईस्ट एशियन स्टडीज डिपार्टमेंट में आया, तो मेरे जापानीज के ज्ञान का एक बड़ा क्षेत्र वहां खुला। इसके साथ साथ जब मैं चीन में जिन प्रोफेसर के अंडर में काम कर रहा था उनको भी जापानीज भाषा आती थी और उन्होंने जापान में रह के उच्च शिक्षा ग्रहण की थी, तो वहां भी बहुत काम आया। तो एक तो इस तरह से, मतलब ये तो मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा लकी था। परंतु मैंने कुछ अन्य विद्यार्थियों को देखा, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनको कोरियन आता है, उन्होंने के ड्रामा देख के या गाने सीख के सीखे हैं। तो चाइनीज सीखने का उनका मकसद और चाइनीज से कुछ जो काम वो कर रहे हैं उसका मकसद बिल्कुल अलग है। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि कोरियन से उनका मकसद बिल्कुल अलग है। चीनी भाषा सीख के वो कंपनी में काम करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को या अपने करियर को सपोर्ट करना चाहते हैं। परंतु कोरियन वो इसलिए सीखते हैं ताकि वो कोरियन गाने गा सकें, कोरियन समझ सकें। यानी एक तरफ टीवी इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं और एक तरफ नॉर्मल जो इंडस्ट्रीज है उसकी तरफ देखते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो यूरोपियन लैंग्वेजेस सीखते हैं। चाइनीज, कोरियन और जापानीज तो एक तरह से सिस्टर लैंग्वेजेस हैं, मगर कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस भी सीखते हैं। तो बहुत कम ऐसा होता है कि आपको कोई फ्रेंच कंपनी चाइना में मार्केट कर रहा हो और वो किसी इंडियन को ले। तो ऐसा कम होता है, मगर परंतु फिर भी ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि लोगों ने दो भाषाओं की पढ़ाई की है और उनके प्रोफेशनल करियर में उनकी दोनों भाषाएं उपयोग में आ रही हैं। जी राजीव, तो काफी अच्छे से और विस्तार से, काफी बृहदता के साथ आपने तमाम बातों को सामने रखा है। अब चूंकि समय हो चुका है, कोई मैसेज हो हमारे सुनने वाले और देखने वाले के लिए, यूथ के लिए, जो उन्हें मोटिवेट करे, प्रेरणादायक हो, तो आप देना चाहें तो बखूबी दें। अच्छा, एक फील्ड मुझे अभी बात करते करते मुझे ध्यान आया कि जी। एक फील्ड नौकरी का बहुत बड़ा क्षेत्र है जो खुल रहा है खास करके पिछले 5-7 सालों में। वो है योग का क्षेत्र। योग, आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान, इसका क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र विदेशी भाषा के क्षेत्र में, सिर्फ चीनी ही नहीं अन्य भाषाओं में भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र खुला है। बहुत सारे भारत के युवा हैं जो चीन में योग शिक्षक के रूप में काम करते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनकी शिक्षा बहुत अधिक नहीं है, परंतु वो योग अच्छा जानते हैं तो इसलिए उनको नौकरी मिला है। बहुत सारे ऐसे उत्तराखंड के खास करके युवा मुझे चीन में मिले जो खाना अच्छा बनाते हैं और भारतीय भोजन वहाँ बहुत प्रसिद्ध है, इस वजह से उनको वहाँ एक नौकरी मिली है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात रह गई थी। बाकी युवाओं को मैं वही कहना चाहूंगा जो मैंने चीन से सीखा है कि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। चीन में 8 का मतलब होता है 7:45। भारत में 8 का मतलब कभी कभी 8:20 होता है। तो ये समय एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैंने चीनियों से सीखी है। दूसरा चीज उनका काम के प्रति एटीट्यूड, समय पर काम खत्म करना, विद इन द टाइम फ्रेमवर्क खत्म करना। भारत में एक ईमेल किसी अधिकारी को आप लिखते हैं तो थोड़ा समय लगता है आंसर आने में, चीन में तुरंत आंसर करते हैं। वहां सीईओज को भी मैंने पीयून्स के साथ खाना खाते हुए देखा है। तो वो काम को बहुत अधिक महत्व देते हैं। तो ये चीज मुझे लगता है कि समय और काम, ये दो चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो मेरा ख्याल है कि ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, सारे विद्यार्थियों को सीखना चाहिए और पालन करना चाहिए।
जी धन्यवाद राजीव, इतना विस्तार से और इतना हर चीज को बारीकियों से आपने विद्यार्थियों के सामने रखा, हमारे देखने वालों को सामने रखा। और जिसे भी चाइनीज में इंटरेस्ट होगा, विदेशी भाषा पढ़ने में या इसमें रोजगार बनाने का इंटरेस्ट होगा, निश्चित रूप से इस वीडियो से उनको फायदा मिलेगा। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, हमारे देखने वालों को दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और अगर दर्शकों आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना चाहे तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।